बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान निदाज। नाज़रीन, जिस तरह से आपको मालूम है कि 15 जनवरी को जो इंतखाबात हुए थे, बलदियाती इंतखाबात, तकरीबन अगर हम उस दिन से आज को काउंट करते हैं तो ऑलमोस्ट 20 डेज़ गुजर चुके हैं। लेकिन जो 10 यूसीज़ के जो नताइज हैं जो कि देने थे वो अभी तक नहीं आ पाए हैं, जिसमें जमात इस्लामी जो है अपने अपने प्लेटफॉर्म से अभी तक जो है इस चीज़ को लेके प्रोटेस्ट करती हुई नज़र आ ही रही है। वक्तन फ़वक्तन कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला चल रहा है तो कभी जो है मुलाकात और जो है मशवरे चल रहे हैं। तो इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि नताइज ना आने की वजह से जमात इस्लामी ने जिस तरह से प्रोटेस्ट किया और जो है हमने देखा कि कराची में काफ़ी सड़कें भी ब्लॉक हुई थी, ट्रैफिक भी जैम रहा था, लेकिन उसके बावजूद मतलब सिंध गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना इलेक्शन कमीशन को कोई फ़र्क पड़ा। इस वाले प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी से नुमान इलियास साहब। खुशामदीद कहूँगी सर, आप खैरियत से? सर, जिस तरह से हमने देखा कि जमात इस्लामी ने जो है नताइज ना आने पर जो रुक गए थे नताइज, और जिसमें मतलब जमात इस्लामी की जानिब से ये भी कहा जा रहा था कि धांधली हो रही है, रिजल्ट चेंज किए जा रहे हैं, और वो टाइम इतना लंबा टाइम गुजर चुका है, लेकिन अभी तक 9 यूसीज़ के आई थिंक 10 यूसीज़ के जो है नताइज नहीं आ पाए। तो अभी आप लोगों का क्या लाया अमल आगे का? देखिए, हमारा शुरू दिन से 15 तारीख से हाफिज़ साहब का यही स्टांस है कि जो है हमारे जो नतीजे हैं, जो फॉर्म 11 और 12 जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने हमें प्रोवाइड किए थे हमारे पोलिंग एजेंट्स को, आरओ ने उसके बरखिलाफ जो है रिज़ल्ट अनाउंस किया, जो अनऑफिशियल रिज़ल्ट था, जो गैर हतमी नतीजा होता है। और फॉर्म उसके जो 13-14 फॉर्म हैं वो स्टिल रुके हुए हैं। और फिर इस पर हमने जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस पे स्टैंड लिया और ये पहले 6 यूसीओं के नोटिफिकेशन को रोका। और उसके बाद हम 3 यूसियाँ चनेसर टाउन की यूसी 6, सफूरा टाउन की यूसी 1 और सफूरा टाउन की जो है यूसी 8, तो इसको भी मर्ज किया गया उस केस के साथ। तो 9 यूसियाँ थी। इसके अलावा न्यू कराची टाउन की एक यूसी है। तो टोटल 10 यूसियाँ हैं जो इसकी हेयरिंग हो रही है। 2 इसकी समाप्त हो चुकी हैं, एक 25 तारीख को हुई थी और एक 2 तारीख को। तो अब 7 तारीख को दोबारा हेयरिंग है। उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स जो है अपने पास मंगवाए हैं आरओ के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने उनको दिए थे। हमारा बस यही है कि जो फॉर्म 11-12 जो इन्होंने हमें प्रोवाइड किया है उनके बेसिस पे हमें जो है कंसोलिडेट रिजल्ट दे दें और उसके बाद फिर आगे का लाए अमल हम तय करेंगे। ठीक है जी। मतलब जो फॉर्म 11 और 12 था वो आप लोगों के पास था, लेकिन उसके जो आप लोगों ने देखा, लेकिन उस तरह का रिजल्ट सामने नहीं आ पा रहा है अभी तक, ऐसे ही है? जी हाँ, ये डीआरओ जो वेस्ट के थे, ख़ासतौर पे इसमें जो है मंगोपीर की एक यूसी है जो कि हमारे जो है गुलशन मेमार की, इसके अलावा औरंगी टाउन्स की हैं। तो 2 मंगोपीर टाउन की हैं, 4 औरंगी टाउन की। ये उसी जो है विद हेल्ड है इनका रिज़ल्ट। तो ये इसमें डीआरओ वेस्ट का इसमें अमल दखल रहा कि उन्होंने जो है अपने उस पर जो है नतीजे अनऑफिशियल जो अनाउंस कर दिए। और वही फिर आप जो बोल रही हैं एहतजाज रहा, डीआरओ उसका गहराव रहा। तो फिर उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस पर एक्शन लिया और 6 यूसीज़ को नोटिफिकेशन को रोका और फॉर्म 13-14 स्टिल जो है अब तक वो नहीं है। इसके अलावा 3 और यूसीज़ ऐसी हैं जो कि आरओ ने 13-14 जो है इशू कर दिया। लेकिन हमारा ये प्ली ये थी कि जो रिकाउंटिंग हुई वो उसमें जो तमाम एसओपीज़ फॉलो नहीं हुई, कि उनमें काउंटर स्लिप्स भी नहीं देखी गई और बाज़ जगह हमारे वोट को रिजेक्ट कर दिया गया डबल स्टैंप लगा के। तो वो हम प्ली लेके गए हैं कि हम कह रहे हैं कि जो रिजल्ट सर्टिफाइड रिजल्ट, खास तौर पे यूसी 1 का मैं बता दूं, मिस्टेक नहीं होगी ये जो आपने डबल स्टैंप लगा के? देखें, उस ये अगर मिस्टेक्स थी तो एट पोलिंग स्टेशन एट द टाइम ऑफ काउंटिंग एट पोलिंग स्टेशन होना चाहिए था। लेकिन जो रिकाउंटिंग का अमल हुआ, जो मशकूक था, थैले भी खुले हुए थे और ऐसा इसमें कि जहाँ पे एक लोग जो कि हमारा चेयरमैन था और दूसरे पार्टियों को एक लोगों को अलाउ किया हुआ था, तो उसमें ना उनको जो है काउंटर स्लिप दिखा रहे थे कि, और उसमें ये भी नहीं देख रहे थे कि अंगूठे लगे हुए नहीं लगे हुए। अच्छा। तो इस वजह से जो है यूसी 1 जो सफूरा टाउन की, इसके अलावा यूसी 8 है, उसमें भी रिकाउंटिंग का अमल जो है बहुत तेज़ी से किया गया। उसमें जो है जो उसकी एसओपीज़ होती हैं काउंटिंग की, हमारे लिए ये है कि अगर आपने रिकाउंटिंग करनी है तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने हो। ठीक है, ठीक है, सही है। मतलब जिस तरह से आप लोगों का मुतालबा है, तो क्या इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर कोई नज़रसानी कर रहा है, कुछ गौर किया जा रहा है? जी हाँ, ये नज़रसानी हो ही रही है। तो जब भी तो 25 तारीख को, पहले 23 तारीख की डेट दी गई थी और उसके बाद 25 तारीख को इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो है ख़ुद उसको जिस केस को सुना। इस बार जो 2 तारीख को था वो अवेलेबल नहीं थे, तो दूसरे मेम्बरान थे। तो पीपल्स पार्टी की जो प्ली थी वो कह रहे थे कि उनका डोमेन नहीं है, लेकिन उनको भी कहा कि इलेक्शन कमीशन का जो है मेंबर्स जो हैं कोई भी जो है किसी दरख्वास्त को जो है वो सुन भी सकते हैं और उसको कबूल ही कर सकते हैं। इसी वजह से समाज जारी है और इंशाअल्लाह 7 तारीख को इसमें जो है पॉजिटिव अब होगा।
ठीक है जी। अच्छा ठीक है, जो अभी तक के जो नताइज हैं, जो रिज़ल्ट सामने आया है, उस पर जमात इस्लामी सेकंड पोजीशन पे आई है, पीपल्स पार्टी जो है फर्स्ट पोजीशन पे और पीटीआई थर्ड पोजीशन पे आई है। तो जिस तरह से हमने सुना कि इत्तेहाद की जो बातें की जा रही हैं, पीपल्स पार्टी ने भी मेरे ख्याल से आप लोगों को दावत दी है और आप लोगों ने मुलाकात की है उनसे इस सिलसिले में। पीटीआई से तो हो चुकी थी, अब जी उनका हाँ। पूरा वक्त क्या था दारा नूर हक, और वहाँ पर जाके उन्होंने मुलाकात की थी हाफिज़ रहमान साहब से। देखें, पहले जब हमारा एहतजाज बड़े उस पर चल रहा था, पूरे स्ट्रीम पे था, तो सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब ने जो है हाफिज़ नईमुर रहमान साहब से टेलीफोनिक रब्ता किया और उनको कहा कि मैं इंटरवीन करता हूँ, आप जो है ना टेंशन को रिलीज़ करें। और जो हमारा जो टेम्परेचर बहुत हाई हो गया था और दोनों तरफ के कारकुनान आमने सामने थे, ट्रैफिक भी ब्लॉक हो रहा था, लोग जो है सिविक प्रॉब्लम हो रही थी। तो और हमने बस यही मुतालबा हाफिज़ साहब ने रखा था कि आप भले वफद भेजें, लेकिन पहला हमारा मुतालबा है कि हमारा जो रिज़ल्ट है जो आपका दिया हुआ है, यानी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दिए हुई जो हमारी 94 यूसीज़ हैं, उसका रिजल्ट जो है अनाउंस हो जो है फॉर्म 11 और 12 की बेसिस पे। फिर उसके बाद जो है सईद गनी साहब, इम्तियाज़ शेख साहब और नजमी आलम साहब आए थे और हमारे मरकज़ इदारे नूर हक, तो और अच्छी गुफ्तगू हुई। लेकिन हमारा मुतालबा वही है जो 15 तारीख की रात को था कि हमें हमारे नतीजे दिए जाएं और हमारा जो रिज़ल्ट है जो कराची के अवाम ने मैंडेट दिया है, और मेन स्ट्रीम शहर से हम लोग जीते हैं। आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो है 90 हज़ार वोटर्स पे एक यूसी है, तो हमने समझे अगर एक यूसी जीती है तो उनकी 3, तो सुराबगोट टाउन में 4600 वोट लेके पूरे टाउन जीत गए हों, और हम जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमने लाखों वोट लिए हैं। ठीक है, तो ये है। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के 5 टाउन, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के जो है जिना टाउन, सफूरा टाउन, गुलशन इकबाल टाउन, चनेसर टाउन, इधर हमने जो है मेजॉरिटी ली है। इसके अलावा कुरंगी टाउन में, मॉडल टाउन, लांडी टाउन में हमने स्वीप किया है, मॉडल टाउन में स्वीप किया है। अच्छा, कुरंगी टाउन में जो हमारी जो उर्दू स्पीकिंग जितनी आबादी हैं, सेटल्ड आबादी हैं, उन्होंने जमात इस्लामी पर एतमाद किया है और जमात इस्लामी वोट्स के हिसाब से भी जो है नंबर 1 पार्टी है। जितना भी जो है टर्नआउट रहा है, और माजी के जो ज़मीनी इलेक्शन रहे हैं उनमें तो टर्नआउट 10% से भी बिलो रहा है। अभी तो 20% अब टर्नआउट के बाद भी जो है, और अनसर्टेनिटी इतनी थी कि वोटर्स जो है उसको जो है सुबह 8-9 बजे तक भी नहीं पता था कि वोट उसने डालना है नहीं डालना, और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बाद भी और अनसर्टेनिटी के बाद भी लोग निकले हैं और वोट डाला है। ठीक है। मतलब इस बार जो अवाम का एतमाद था वो ज़्यादा जमात इस्लामी पर है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो एमक्यू पाकिस्तान जिस तरह से वो दावे और बातें करती हुई नज़र आती है, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमने बाइकआउट किया, तो इसकी बाद जमात इस्लामी को खुला मैदान मिला है। मतलब अगर हम इलेक्शन ये लड़ते तो जमात इस्लामी जो है सेकंड पोजीशन पे नहीं आ सकती थी। ये तो हाइपोथेटिकल बात है कि हम अगर नहीं होते तो ये हो जाता। एमक्यूएम के दोस्तों ने अभी अबू बकर साहब ने जो है लांडी का इलेक्शन जीता है, तो आप खुद बताएं 10,000 वोटों पे वो 5-5.5 लाख वोट की कॉन्स्टिटेंसी थी और 10,000 पे वो एमएनए मुंतखब हुए हैं। हम बोलें कि हमने बाइकाट किया तो इसलिए एमक्यूएम को, क्योंकि लांडी कुरंगी टाउन से हमें वोट पड़े। तो इसी तरह अभी जो इलेक्शन हुआ है, इमरान खान साहब जो 239 से जो शाह फैसल और मलिर की मॉडल टाउन की सीट्स है, तो उधर भी जो है बिलो जो है वो उतरा एमक्यूएम के नैयर रजा कैंडिडेट थे, तो उन्होंने इमरान खान साहब से 50% वोट भी नहीं लिए। इसके अलावा मलिर की सीट से अब्दुल हकीम बलोच जीते हैं। वहाँ भी माजी में जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उनका जो टर्न आउट है, जहाँ पे एमक्यूएम ने 5वें नंबर पर भी वोट लिए हैं, जहाँ पे इन्होंने लिए हैं बल्दिया में वो 5वें 4थे नंबर पर थे। हालांकि बल्दिया में एक अच्छी मेजॉरिटी में एमक्यूएम जीती रही है। उधर कामरान अख्तर जीते एमपी रहे हैं, सलमान मुजाहिद बलोच वहाँ से जीतते रहे हैं, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। देखिए वक्त किसी का नहीं होता, और ये कहना कि हम नहीं थे तो इसलिए थे, तो दुनिया में तो कोई भी लोग आएंगे, फॉर मैन मी कौन फॉर ब्रेड मी गो बट आई गो ऑन फॉर एवर वाली बात है। लोग आते जाते रहेंगे, ऐसे कोई नहीं है। मैं हमारी ख्वाहिश थी कि एमक्यूएम ले, क्योंकि एमक्यूएम भी होती तो मुकाबला एमक्यूएम के साथ होता आप लोगों का। नहीं, फिर भी हमारा मुकाबला पीटीआई से था, और एमक्यूएम के दोस्त भी हमारे जो है हमारी हम उन्हीं गली मोहल्लों में रहते हैं जहाँ पे ये लोग रहते हैं, तो हमारा इनसे कोई ऐसा वो नहीं है। और खालिद मकबूल साहब भी हमारे मरकज़ आए थे, तो जो हम इनका जो मौक़िफ़ है कि हल्का बंदियों को जमात इस्लामी का पहले दिन से है, लेकिन हम ये नहीं चाहते थे कि इन हल्का बंदियों की बंदी और इख्तियारात के हवाले से जो उनका वो उसकी वजह से जो है ना इलेक्शन डिले हो जाए। ठीक है, हम इसके नहीं थे, जितना भी इख्तियार हो कराची के लोगों को कुछ तो मिले। लेकिन नवान साहब, जिस तरह से हमने देखा कि जमात इस्लामी इख्तियारात और जो है हल्का बंदी के हवाले से उन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई है, बल्कि कोर्ट तक आप लोग जा चुके हैं इस हवाले से। लेकिन इलेक्शन जब हो चुके हैं और उसके बाद रिजल्ट भी आ चुका है, और जो अब बल्दियाती निज़ाम आने वाला है, मतलब बगैर इख्तियारात के किस तरह से काम कर पाएंगे आप लोग जब इख्तियारात ही नहीं होंगे? देखिए, इख्तियारात SLGO 2013 जो हुआ था, तो उसमें जो है फारूक सत्तार साहब ने भी साइन किए थे उस पर, और गवर्नर शतुल इबाद भी थे,
और साईं मुराद अली कायम अली शाह साहब इसके जो उस वक्त सीएम थे, आपने तस्वीर भी वायरल हुई होगी। तो वो सारी चीज़ें तो थी, लेकिन इन्हीं इख्तियार पे आपने 2015 का इलेक्शन लड़ा और आपने जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उस वक्त एमक्यूएम थी और उन्होंने अच्छी सीट्स ली थी, डीएमसी ईस्ट से, डीएमसी सेंट्रल से, डीएमसी कुरंगी में इनकी, डीएमसी वेस्ट में फिर इन्होंने अलायंस करके बनाई थी, साउथ में भी अच्छी तादाद में थे। तो इख्तियारात तो जितने भी हो ऐसे ही रहते हैं, कम ज़्यादा होते रहेंगे, लेकिन आपने देखें कराची के वालों को डिलीवर तो करना है ना, कैसे जितने भी होंगे। अभी भी एसएसजीओ में देखें यूसी चेयरमैन के इख्तियारात तो मौजूद थे, यूसी चेयरमैन के भी इख्तियार थे, जितना भी बजट था मौजूद था, उसी पे आप चल रहे थे। इसके अलावा जो है अब तो फिर भी जो है वाटर एंड सेवरेज बोर्ड भी वो है, लेकिन मेयर के इख्तियार ना भी हो, लेकिन मेयर की पोजीशन लेके वसीम अख्तर साहब जो है बहुत सारे काम कर सकते थे। यही वजह रही कि जब हमने जो है वैक्सीनेशन और उसके बाद जो है स्प्रे मुहिम जो की थी और हाफिज साहब जो है इनके साथ मिले भी थे और ये भी हमारे मरकज़ आए थे, तो हमने हमेशा जो है कराची की डेवलपमेंट में, कराची के लोगों को फैसिलिटेट करने में, चाहे एमक्यूएम हो या दूसरी जो स्टेक होल्डर्स हों, सबको मिल के जो है काम करेंगे इंशाल्लाह। ऐसी बात नहीं है कि हम अगर उन्होंने बाइकाट किया है तो वो अब्सोल्यूट हो गए, वो मौजूद हैं, वो हमारे साथ गली मोहल्लों में हैं और हमारे साथ ताउन कर रहे हैं और एमक्यूएम के वोटर्स ने ही जमात को वोट दिया। ठीक है जी, बिल्कुल यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें खुल रही हैं कि एमक्यूएम के वोटर्स ने जो है जमात को इस बार वोट देके सपोर्ट किया और जो है मेयर या डिप्टी मेयर के लिए, क्योंकि अभी नताइज आने बाकी हैं तो उसके वो फैसला जो जाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन करेगा, उसके बाद ही पता चलेगा। हमारे सेकंड गेस्ट हमें स्टूडियो से ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद है एमक्यूएम पाकिस्तान से नईम साहब, खुशामदीद कहूँगी। सर आप खैरियत से? सर आपने नुमान साहब की पूरी गुफ्तगू सुनी, आप कितना इत्तेफाक करते हैं इनकी बातों से? क्योंकि जिस तरह से अभी उनका जो लास्ट उन्होंने जो कहा कि मतलब एमक्यूएम के वोटर्स ने जमात इस्लामी को वोट देके और फिर उनको पोजीशन दिलवाई, आप क्या कहते हैं इसमें? देखें, नुमान साहब की बात मैं अभी सुन रहा था आपके शो में, तो नुमान साहब को तो ये पता होना चाहिए कि जो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब थे, जो यूसी 22 से खड़े हुए थे लास्ट ईयर, उनको 713 वोट पड़े थे, उनको 713 वोट पड़े थे। जी जी। अब 713 वोट उनको पड़े थे लास्ट बल्दियाती इलेक्शन के अंदर, और आज उनको उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है 6000 वोट पड़े। वो 6000 वोट भी एमक्यूएम की बाइकाट करने की वजह से पड़े, वरना जमात इस्लामी का अब वो जो रोल था वो ख़त्म हो चुका है। अब जमात इस्लामी का कोई ऐसा रोल नहीं है। ठीक है। अगर एमक्यूएम बाइकाट नहीं करती तो शायद जमात इस्लामी को 713 जैसे वोट भी नहीं पड़ते। उसकी वजह ये थी कि जो जिस तरीके से इन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो इन्होंने शहर के साथ एक ज़्यादती की है। इनको इस तरीके से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को, जमात इस्लामी को, बल्कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके साथ खड़ा होना चाहिए था शाना बशाना। क्योंकि जो आपको पता होगा सिंध गवर्नमेंट ने जो हल्का बंदियाँ की हैं वो कितनी ख़राब कंडीशन में है, जिसकी वजह से सबसे बड़ा नुकसान कराची को हुआ है, सिंध को हुआ है, हैदराबाद को हुआ है कि गवर्नमेंट ने खुद, सिंध गवर्नमेंट ने तस्लीम किया कि हमने 53 यूसीज जो हैं वो बनानी थी, लेकिन 53 यूसीज उन्होंने नहीं बनाई और एमक्यूएम का मौक़िफ़ था कि आप 73 यूसीज बनाएं। अगर 73 यूसीज पे पूरा एक शहर बनता है, जब एक शहर आप बनता है, आपकी तादाद बनती है, आपको सेंसस में कम गिना गया है, जिसकी वजह से आपको फ़ंड भी कम एलोकेट होंगे, आपकी सीटें भी कम होंगी, वही उसका इम्पैक्ट आपका कौमी असम्बली में भी जाता है और सूबाई असम्बली में भी जाता है। ठीक है। अगर हम इसी मौक़िफ़ पे सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ जिस पे एमक्यूएम खड़ी रही थी, अगर इस पर खड़े होकर इलेक्शन लड़ते तो इस शहर को फ़ायदा होता, इस मुल्क को फ़ायदा होता। लेकिन चूँकि चंद लोगों ने खुद साख्ता मेयर होने के लिए, सोशल मीडिया का मेयर होने के लिए अपने आप को ज़बरदस्ती इलेक्शन लड़वाया, और फिर अभी मैं कल देख रहा था एक प्रोग्राम में वो खुद कह रहे थे कि ये धांधली वाले इलेक्शन हुए हैं। जब अगर धांधली वाले इलेक्शन हुए तो इन इलेक्शन को कलअदम करार देना चाहिए। आपको खुद ये कह देना चाहिए कि जी धांधली, आप खुद कह रहे हैं, बल्कि किसी न्यूज़ की वो थी ट्वीट, उस पर लिखा था कि जी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कह रहे हैं कि जी ये इलेक्शन हुए हैं वो धांधली ज़दा हैं। नहीं, वो तो उन्होंने मीडिया पे भी आके बात क्लियर बोली है। तो आप समझती हैं जब इस तरीके के इलेक्शंस आपने खुद लड़े हैं तो और आप उसमें बाद में ये स्टेटमेंट देते हैं कि जी ये, वो कहते हैं उनके रिजल्ट्स के साथ धांधली हुई है। नहीं, रिजल्ट्स के साथ तो देखें, मैं समझता हूँ उनका अगर एमक्यूएम खड़ी हो जाती जी, तो मैं समझता हूँ ना पीपल्स पार्टी जीत सकती थी और ना ही जमात इस्लामी।
ठीक है। और एमक्यूएम ने एक अच्छा बाइकाट किया, इस सोच के बाइकाट किया कि उन्होंने अपने शहर के साथ, अपने मुल्क के साथ ज्यादती होने से बचाया। ठीक है। नईम साहब, जिस तरह से नमान साहब ने भी गुफ्तगू किया और उन्होंने कहा कि जो इख्तियारात का रोना, वसीम अख्तर साहब रो रहे थे, जो उनका फैसला टेन्योर था उसमें जो बलदियाती इंतखाबात का था, तो उसके बाद वो मेयर कराची भी मुंतखब हुए थे, लेकिन वो हमेशा लास्ट टाइम तक वो ये कहते रहे कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, बजट नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो नमान साहब ने भी गुफ्तगू की, वो कहते वो उन इख्तियारात उन बजट में वो कर सकते थे अगर वो करना चाहते तो, देखिए, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं डिलीवर किया। मैं लास्ट टेन्योर में वसीम अख्तर भाई के साथ था। मैं यूसी 21 से चेयरमैन था, और लास्ट बजट में लास्ट टेन्योर में मैं वसीम अख्तर भाई के साथ ही था और पूरा सिटी भी देखता था। मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था। तो जहाँ तक आप बजट की बात करती हैं, तो बजट का मामला ये था कि हमें पैसे सिंध गवर्नमेंट से आते थे, और जो SLG 2013 जो था, जिसको हम कहते हैं कि काला कानून था, उसके अंदर किसी भी किस्म की पावर्स नहीं थी हमारे पास। जितने भी आपके पास महकमे थे जहाँ से आपका रेवेन्यू जनरेट होता था, वो सारा का सारा महकमे सिंध गवर्नमेंट के पास थे। ठीक है। तो मेयर साहब बेचारे क्या करते? मेयर साहब तो हमेशा CM साहब को और मुताल्लिका सेक्रेटरीज को लेटर लिखते रहे कि भाई हमें फंड एलोकेट किया जाए, फंड दिया जाए, तो हम उस पर काम करें। और हमारे पास जो महकमे थे वो रेवेन्यू जनरेट करने थे, वो चार्ज पार्किंग था, जू था, या इन जगहों से थोड़े हमारे पास पैसे आएंगे और काम होगा। ऑक्ट्राई एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जहाँ से ऑक्ट्राई से आपका टैक्स आता है, आपका वाटर बोर्ड से एक टैक्स आता है, आपका SBCA से टैक्स आता है, आपका KDA से टैक्स आता है। ये सारे टैक्सेस जो थे वो बेसिकली सिंध गवर्नमेंट के पास थे। तो सिंध गवर्नमेंट अगर वो पैसे हमें देती है, उसमें हमारा शेयर देती, OCT देती, तो हम शहर में मजीद काम कर सकते थे। लेकिन उस इतने इख्तियारात ना होने के बावजूद भी मेयर साहब ने काफ़ी स्कीमें की हैं, काफ़ी शहर में काम किया है। अगर जो लोग कहते हैं कि जी मेयर साहब ने काम नहीं किया, तो वो हमारे साथ चलें, हम उनको अभी भी विजिट करा सकते हैं। ठीक है जी, गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। ब्रेक्स वाले गुफ्तगू चल रही थी। नईम साहब से नुमान साहब आप के पास में आती हूँ। आपने नईम साहब की पूरी गुफ्तगू सुनी, आपका क्या कहना है? उनकी बातों से आप कितना इत्तेफाक करते हैं? मैं उनके इत्तेफाक की बात पूछ रही थी। इत्तेफाक और उसकी बात नहीं है, बात जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स पे करनी चाहिए। ठीक है। जो पहले बात इन्होंने की कि नईम साहब ने उधर से जो है 700 वोट लिए थे और जो MKM के उम्मीदवार ने 4500 वोट लिए थे, तो ऐसी बात नहीं है। नईम साहब ने उस जमाने में 2170 वोट लिए थे, ठीक है। और जो है इनके डबल लिए थे। इस दफ़ा 6000 से प्लस वोट हाफिज साहब को वहाँ पे कास्ट हुए हैं, और वहीं के लोगों ने दिए नॉर्थ नाजाबाद में। इसी तरह नॉर्थ नाजाबाद की एक UC है शादमान वाली, 9000 प्लस वोट, और जहाँ से पिछले दफ़ा MKM के जो साथी जीते थे 6700। और अगर ये कहना कि हम जो है इतने हज़ारों वोट लेते, तो मैं भी कहूँ कि सैयद मुनव्वर हसन साहब ने 1977 के इलेक्शन में जो है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट लिए थे। तो हम भी वो बोलते रहे कि हम भी इतने हज़ारों लाखों वोट लेते रहे इस शहर में। हमने भी लिए हैं इधर से। ये जो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की सीट रही है नॉर्थ नाजाबाद की, सैयद मुनव्वर हसन साहब ने 45,000 वोट लिए थे और बहुत चंद हज़ार वोटों से हम हारे थे। तो ये MKM के साथ ही हमारा मुकाबला रहा है हमेशा 2000। इसी तरह प्रोफेसर अब्दुल गफूर साहब और हमारे जितने ज़ुम्मा थे, महमूद आजम फारूकी साहब, ये नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से ही बनते रहे। और MKM के दौर में भी हमें जो है एक अच्छे वोट जो है जब लोगों ने शिफ्ट किया है हमारा, तो वो लोगों ने जो है हमें भी वोट दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। ये तो माजी की बातें हैं, माजी को देखना कि हमने इतने वोट लिए। रहा इख्तियारात की बात है, देखें जितना भी इख्तियार हो काम करना चाहिए, और इससे तो कोई जो सरफ नज़र नहीं कर सकता। और ये हकीकत है कि पीपल्स पार्टी सिंध में, क्योंकि जो सेंसस है कराची की आबादी आधी गिनी गई है, जब आधी गिनी जा रही थी तो MKM जो है PTI की अलाई थी। ठीक है। जब उसको नोटिफाई किया गया, जो इदारा है ब्यूरो ने जो उसको वो किया था, हाउस ऑफ कॉमन इंसेंस से, तो वो जो है उस वक्त MKM अलाई थी। और जिस वक्त हो रही थी उस वक्त 2017 में नवाज शरीफ PMLN की हुकूमत थी, और नोटिफाई PTI के, तो इनके नोटिफाई इनके इंडोर्समेंट से हुई। कोटा सिस्टम जो है इनडेफिनेट पीरियड के लिए जो है बढ़ा दिया गया, तो MKM अलाई थी। इसके अलावा जो है सिंध की जो कमेटी बनी थी कराची के हवाले से, जो बारिश हुई थी, तो उसमें वसीम अख्तर साहब और नासिर हुसैन शाह साहब और जो गवर्नर सिंध थे इमरान इस्माइल, उनकी तो पूरी वीडियो चाय पीते हुए इकट्ठे कराची का दौरा कर रहे थे, और बाकायदा इनको किसी ने बिठाया था और पूरा इन्होंने जो है सिस्टम के तहत बोला था कि आप कराची को तरक्की करेंगे। 1100 अरब का पैकेज की बात हुई थी।
तो इसके अलावा जो है कराची में जो है 4 इनके एमएनए हैं और किश्वर ज़हरा जो है एक और जो स्पेशल सीट्स पे हैं वो भी हैं, तो इनके भी फंड्स मिले गए और जो है पीडब्ल्यूडी से काम भी जितना भी हुआ सबके सामने है। तो असल में कराची का मसला ये है कि यहाँ पे जो है इदारों में सिंक्रोनाइज नहीं, यहाँ पे जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। कहीं जो है इनका अगर एमएनए आ जाएंगे या पीटीआई के एमएनए, उनको पता तो है नहीं, चले इन लोगों को तो ये डीएमसीज में भी रहे हैं, इनके यूसी चेयरमैन और नाजमीन भी रहे हैं, हमारे भी रहे हैं, तो हमें तो फिर भी इतना पता होता है। लेकिन वो आके जी रोड खोद दी, उधर जो है ना सीवरेज बोर्ड से जो है परमिशन ली गई ना दूसरे इदारे से। अब यही वजह है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो है सुई सदरन गैस का पूरा निज़ाम धर्म बहरम हो गया, पानी आ रहा है उस सुई गैस की लाइनों में। इस वजह यह है कि इदारों में इंटरलिंक नहीं है, आप में जो है कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये देखें, एक चीज़ होती है कि इख्तियारात, एक फंड्स, लेकिन एक चीज़ होती है सिंक्रोनाइज होना भी चाहिए कि एक हायरार्की हो, हायरार्की में कोई तो बड़ा हो जो सारी चीज़ों को मैनेज करे यूसी लेवल पे। ये ग्रास रूट मैनेजमेंट है, इसमें जो है ये चेयरमैन रहे हैं, इनको पता होगा ग्रास रूट मैनेजमेंट एसएलजीओ में इनके कितने इख्तियारात थे। यूसी में जो बजट आ रहा था, जो तनख्वाहें जा रही थी, फिर डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट और फिर मैरिज सर्टिफिकेट और तनसीख निकाह के सर्टिफिकेट और बकिया एनओसीज वगैरह, ये सारा सिस्टम तो चला है ना। फिर डीएमसी सेंट्रल आपके पास थी, फिर यहाँ पे हमारे सेंट्रल में तो सॉलिड वेस्ट नहीं है, लेकिन हमारे ईस्ट में तो थी। इनके जो है मुईद अनवर साहब जो है यहाँ के चेयरमैन, मुंतखब चेयरमैन थे, तो वो तो उनके सॉलिड वेस्ट उनके अंडर था, तो कचरा उठाने का एक निज़ाम पूरा बनी। एक सॉलिड वेस्ट के डब्बे जो है स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज के साथ थे, तो वो ड्रेनेज में जाता था, वो कचरा ब्लॉक हो रहा था, लोगों के घरों में पानी आया। यहाँ पे कितने लोगों के लाखों करोड़ों रुपए की मालियत का सामान, बात आप ठीक कह रहे हैं कि उस बहुत ही बुरा हाल है। और बल्कि अभी तक यही है कि मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुके हैं, वो क्यों नहीं ठीक हो पा रहे, मतलब क्या वजूहात हैं, क्यों? जिस तरह से आपने कहा, या तो इदारों की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक मेन वजह ये भी हो सकती है कि मतलब क्यों नहीं ये लोग आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ चल पा रहे हैं। इस तरह जैसे एक एसएचओ होता है, वो इलाके का जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जिम्मेदार, तो यूसी चेयरमैन उधर का, चाहे उसके पास इख्तियार, क्या इख्तियार चाहिए उसको, उसका इख्तियार है कि वो जो है फाइन कर सकता है, उसका इख्तियार है कि इदारों को ऑन बोर्ड कर सकता है। ट्रैफिक अगर वो जो है फुटपाथ पे अगर इंक्रोचमेंट हुई हुई है, खासतौर पे नालों पे है, तो ये यूसी चेयरमैन कर सकता है। इसके लिए तो डीएमसी की और अब तो टीएमसी हो जाएगी, तो उनका इख्तियार तो मेन रोड्स पे है ना। आप इंटरनल पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है और आपके पास सेक्रेटरी मौजूद है, आपके पास हर यूसी में एक इंस्पेक्टर मौजूद होता है, फिर एक्सीएन मौजूद है। एक्सीएन जितने भी हैं जो सेवरेज के हैं, वाटर के हैं, वो आपके साथ जो है मिलते थे। आपने कभी देखें, अभी मैं एक यूनिवर्सिटी रोड पे पूरा देखा है, मैंने उन लोग जो यूनियंस मुझे बुला रही हैं, मैंने कहा 5 साल में आपने कभी गाड़ी देखी? कहने नहीं, कभी कोई गाड़ी नहीं देखी। अभी भी जो मैं आ रहा हूँ, तो मेरे जो है हमारी जो काउंसलर्स की टीम है, जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, इख्तियारात ना होने के बावजूद, हलफ नहीं होने वाले, लेकिन हमने जो है इदारों के जरिए हम जो है पूरी लाइनें साफ करवा रहे हैं, जो 5 साल से हुई नहीं थी। इसके अलावा अभी हमारे बेरी जो यूसी, आपको पता है स्ट्रेटेजिक यूसी है पूरी, उधर 7 जो है 5 हॉस्पिटल्स हैं, 7 स्कूल्स हैं, 2 कॉलेजेस हैं, बड़े गर्ल्स कॉलेज है। उधर जो है 5 साल से कभी कचरा ही नहीं उठाता। मैं आपको वीडियोस शेयर कर सकता हूँ, वो जो है उनकी प्रिंसिपल्स हमें मिली, वो जो है गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल मिली, उन्होंने बताया कि बिल्कुल ऐसा है कि हीरोइनची वहाँ बैठे हुए होते हैं, वो बाश लड़के होते हैं, बच्चियाँ हमारी परेशान रहती हैं, गर्ल्स स्कूल है। कभी वो तो कचरा आप उठा सकते थे ना, सही बात है, आप उठवा सकते थे, मैं नहीं बोल रहा कि आप उठाएं। अच्छा, फिर यूसी के अंदर भी कुंडी मैन मौजूद होते हैं। यूसी में कुंडी मैन का हाल यह है, हमारी तो यूसी पीपल्स पार्टी के पास थी, एमक्यूएम के पास नहीं थी, तो वहां पे 35 लोग थे और जो आते हैं वो 7 लोग आते हैं, बकिया तो घोस्ट हैं। तो ये पूरा एक सिस्टम था, वो आपके हाथ में था। देखें, एम्प्लॉइज तो मौजूद थे ना, आपने जितने भी एम्प्लॉइज थे, आप अपने बताएं कि आपने क्या किया, जितना भी इख्तियार था। इख्तियार ये उन भंगियों पे तो इख्तियार था ना आपका, वो कलर को केएमसी के इंस्पेक्टर्स तो आपके थे ना भाई। अभी भी डीएमसी के जो अभी भी जो शकील साहब डीएमसी ईस्ट के जो एडमिनिस्ट्रेटर लगे हुए हैं, वो विजिट्स कर रहे हैं ना, तो अभी पर डीएमसी, आप बताएं डीएमसी ईस्ट के पास हमला नहीं है, उनके इंस्पेक्टर्स मौजूद नहीं है। उससे पहले जो है पीपल्स पार्टी ने अपने एडमिनिस्ट्रेटर लगाए हुए थे, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर। इस वक्त जो है जो आवारा कुत्तों का जो मसला है, अब कभी भी नहीं स्प्रे तक नहीं हुए, डेंगू के स्प्रे नहीं हुए में किए, वन के इमाम बारगाह में किए, हमने जो है अपने क्रिश्चियन कम्युनिटी है हमारे पे, हमने जो है चर्चेज में किए। हमने तो रिगार्डलेस किसी भी मजहब और मकतब फिक्र को वो करते हुए, इवन कि अगर एमक्यूएम का दोस्त भी हमें बोलता है कि एक काम कराना है, तो हम ये नहीं देखते कि वो किसी और पार्टी का। ठीक है। इस वक्त जो है मेरी माजी में भी एमक्यूएम के जो एमपीएस थे, उनसे बात होती थी मुख्तलिफ में, मैंने कहा आप ये ना समझे कि आपको सिर्फ फला लोगों ने वोट दिया है या एमक्यूएम प्रो एमक्यूएम के लोगों ने दिया है।
वोट आपको किसी ने भी दिया है, अगर आपकी कंसिस्टेंसी जो है 1 लाख 1.5 लाख आबादी पर मुझे, तो आप 1 लाख 1.5 लाख के नुमाइंदे हैं, आप मेरे भी नुमाइंदे हैं। मैं आपको जो है अपील भी कर सकता हूँ, आपसे अप्रोच भी करूंगा और आपसे करवाऊंगा। इसी तरह मेरी यूसी में अगर 1 लाख से ज्यादा आबादी है और जितने भी लोग ने कास्टिंग का देखे, कास्टिंग हुई है माजी में, अगर स्टैटिस्टिक देख लें कराची में कितनी कास्टिंग होती रही है, हमें भी पता है कितनी कास्टिंग और किस तरह होती रही है, हमें बिल्कुल सारी चीजें पता है। हम ग्रास रूट मैनेजमेंट के लोग हैं और इस वक्त जो है हमारे साथ यूथ है, हमारे पास पूरा प्लान मौजूद है। हम जो है हमारे पास डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, नीचे ग्रास रूट्स मैनेजमेंट के लोग हैं, क्योंकि माजी में हमने भी कराची को सर्व किया है। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में जब इख्तियार थे तो उस वक्त भी, और जब इख्तियार नहीं थे तो फिर भी हमने किया। यही वजह थी कि वसीम अख्तर साहब और दूसरे जो ज़ुम्मा थे वो हमारे मरकज़ आते थे और हम इनकी बात सुनते थे, वो हमारी बात सुनते थे। तो हमारा तो एजेंडा ये, लेट्स रीबिल्ड कराची। ठीक है जी, नईम साहब। देखिए, नुमान साहब की बातों से मैं कुछ बातों से इत्तेफाक करता हूँ, कुछ बातों से मैं इनहराफ करता हूँ। उसकी वजह यह है कि आपको याद होगा कि बड़े मशहूर थे हमारे नेमतुल्लाह साहब, तख्ती वाले बाबा के नाम से। जब गुजरते थे, जहाँ गुजरते थे, कोई भी एम्प्टी जगह देखते थे और एक फौरी इनॉग्रेशन की तख्ती लगा दिया करते थे, पता चला था वो फंड कहाँ लगता था, कहाँ फंड नहीं लगता था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर अभी इन्होंने कहा कि जी सेंट्रल हमारे पास था, ईस्ट हमारे पास था, तो ईस्ट की पोजीशन आज बहुत सारी जगहों से बहुत ज़्यादा बेहतर है। शकील भाई वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, विजिट कर रहे हैं। मोहित अनवर भाई ने बहुत ज़्यादा काम किया है वहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 51 यूसीज हमारे पास थी, हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बहुत काम किया है। बात फिर वही आ जाती है कि वजह फंड्स की है। जब आपके पास फंड्स शॉर्ट्स होंगे तो आप किस तरीके से काम करेंगे। 10 साल बाद एक तो इलेक्शन हुए थे, जब हमने 2015 और 16 के अंदर गवर्नमेंट संभाली थी, लोकल बॉडीज। तो 10 साल के अंदर पीपल्स पार्टी ने क्या हासिल किया था आपको पता है, सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। हमने दोबारा उसको बनाने की कोशिश की। और उसके बाद जहाँ तक यूसीस का ताल्लुक है, यूसीस के पास कितनी पावर्स होती थी, कितनी नहीं होती थी। इनका कहना यह है नुमान साहब का कि हमारे पास पैसे आते थे डेथ बर्थ और ये वो। तो ये डेथ बर्थ के कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट्स नहीं होती, 100 रुपये चार्जेस होते हैं, जिसके अंदर हमें गवर्नमेंट को भी पे करने होते हैं। ठीक है ना। अब तो नादरा का सिस्टम आ गया, नादरा को भी वो पेमेंट जारी होती है। 100 रुपये चार्जेस होते हैं, इसकी जो फी होती है गवर्नमेंट फीस होती है। लेकिन मतलब अगर मतलब बहुत सारे केसेस हमने इस तरह के भी देखे कि 4-5 हज़ार रुपए ले रहे होते हैं, कहीं के 2,500 रुपए भी ले रहे होते हैं। यूनियन काउंसिल के अंदर आज भी, शायद मैं तो अब नहीं हूँ, चले अच्छा वो बताइए अब आपको ये चीज़ क्लियर है, 1.5 रुपये इसकी जो है गवर्नमेंट फी है ना। जी जी ठीक है, सही है। तो वो आप चाहे वो बर्थ बनाए, डेथ बनाए, या जो भी होते हैं मैरिज सर्टिफिकेट। देखिए बेसिकली गवर्नमेंट फीस जो होती हैं वो 100 रुपये होती हैं। ठीक है। और बर्थ और डेथ से कोई बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। ठीक है ना। बेसिकली एमक्यूएम के तो बहुत सारे चेयरमैन और वो थे, वो तो जितने कुछ पुअर लोग आते थे तो वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बना के देते थे। जैसे मैं था, मैं ऐसे जो लोग होते थे जो अनअफोर्डेबल होते थे, पुअर होते थे, मैं उनको खुद पे करता था उनके पैसे और उनको बना के देता था। देखिए बेसिकली हमारा तो शुरू से ये रहा है कि हमने कोशिश की है कि लोगों की खिदमत करें और डोर स्टेप तक जाके करें। ठीक है ना। ये हमारे लिए एमक्यूएम का हमेशा से वतीरा रहा है और एमक्यूएम की तरबियत भी यही रही है। तो मैं नहीं समझता कि इन छोटे छोटे अमाउंटों से कोई शहर चलेगा। जो रेवेन्यू जनरेट करने वाले इदारे थे वो अगर पीपल्स पार्टी दे देती है आपको, तो इस शहर की हम और इससे बेहतर खिदमत कर सकते थे। और वसीम अख्तर भाई ने बहुत काम किया है, लोगों को समझ नहीं आता। अगर कोई ऐसी बात है, क्या काम किया है? देखें अभी नुमान साहब ने कहा कि जी कई अरसे से कचरा नहीं उठा, नाले साफ नहीं हुए। मैं आपको वो तस्वीरें खुद शेयर कर सकता हूँ जो हमने गुजर नाला कितने मन टन हमने कचरा निकाला है और फेंका है और डिस्पोज ऑफ किया है, उसकी तस्वीरें मौजूद हैं। आपको एक नया अगला प्रोग्राम रख लें, उसमें मैं सारी पिक्चर्स बना के लेकर आऊँगा और आपको दिखाऊंगा वसीम अख्तर साहब ने अपने इख्तियारात से भी ज़्यादा काम करने की कोशिश की और किया है। ऐसा नहीं अगर और इस दफ़ा जो बारिश हुई थी, आप समझ लें पूरा शहर, अभी आपने देखा होगा न्यूजीलैंड में कोई पिछले लास्ट वीक बारिश हुई है, क्या असर हो गया था। एयरपोर्ट मतलब वो तो आपसे बड़े स्टेब्लिश शहर हैं जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है। उस देखिए कुदरती आफात और ऐसी चीज़ों के अंदर आप लड़ नहीं सकते सिस्टम के साथ। सही बात है। तो जो बारिशें हुई उससे कितने नुकसानात हुए ये आपको नजर आए। फिर अब आप देखती हैं, जैसे अभी मैं आपको डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की थोड़ी सी एक मिसाल दे दूं। डॉक्टर आसिम जिनको 3 अरब रुपए दिए गए पीपल्स पार्टी ने, आप मुझे बताएं डॉक्टर आसिम का क्या इख्तियार है कि वो 3 अरब रुपए लेके डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम के साथ इन्वेस्ट करते फिर रहे हैं शहर के अंदर। कल ही मैं उनका एक प्रोग्राम देख रहा था जिसके अंदर जगह जगह पे वो तख्तियां लगा रहे हैं पार्क्स के अंदर। पार्क्स की एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर आप
5 लाख रुपए इन्वेस्ट करें और 50 लाख रुपए की फाइल तैयार कर लें, ठीक है ना। यही सिस्टम सारे लोग करते आ रहे हैं, जो अब मैं समझता हूँ मसलन अब फाइल किस चीज़ की, मैं समझी नहीं। जिस तरीके से आपको नजर आता होगा पार्क्स के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस लगते जी हैं, जी उनको रिबिल्ड किया जा रहा जी। होता है, तो अब 3 अरब रुपए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को दिए गए। तो अगर वो 3 अरब रुपए जब रेहान हाशमी साहब थे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के चेयरमैन, जी। उनको अगर दिए जाते तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की शक्ल बहुत अच्छी हो जाती, जिनके भी इख्तियारात थे, जो बेसिकली इलेक्ट होकर आए थे। ना तो डॉक्टर आसिम इलेक्ट होकर आए और ना ही उनके पास कोई ऐसा इख्तियार है, लेकिन पीपल्स पार्टी अपने लोगों को नवाज रही है। तो मैं समझता हूं कि हमें ये चाहिए कि जिस तरीके से हाफिज नईमुर रहमान साहब नुमान साहब बात कर रहे हैं कि वो इलेक्ट होकर आए, बेशक वो इलेक्ट होकर आए, लेकिन उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि सिंध गवर्नमेंट के साथ बैठें और कोशिश करें कि जो 3 अरब रुपए डॉक्टर आसिम इस्तेमाल कर रहे हैं वो खुद डिस्ट्रिक्ट सेंटर में लगवाएं। ठीक है जी, बिल्कुल गुफ्तगू करते रहेंगे, लेकिन इससे पहले जिस तरह से हमने देखा कि महंगाई का जो तूफ़ान है वो अरूज पे पहुंच चुका है, और इसके अलावा आम शहरी जिस तरह से हमारे नुमाइंदों ने गुफ्तगू की, उनका मतलब जो हाल है वो मतलब एक वक्त का जो खाना है वो खाने के लिए भी मतलब वो बहुत परेशान है, एक वक्त का भी गुजारा करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। इस हवाले से अपने नुमाइंदे इमरान मिज़ान से जानते। जी इमरान। निदा, मैं आपको बताऊं तो शहर कायद की आवाम खास तौर पर मैं कहूँगा परेशान तो पूरा पाकिस्तान के लोग ही हैं, लेकिन शहर कायद की आवाम में मैं देख रहा हूँ, कल हमने जब विजिट किया बाखबर कराची की टीम ने शहर कायद की आवाम के पास गए, तो शहर कायद की आवाम में जो गुस्सा हमने देखा है निदा, उनका बस नहीं चल रहा था कि हम पर ही गुस्सा उतारें, क्योंकि महंगाई जो है वो इतनी बढ़ गई है, और पेट्रोल जिस तरीके से 250 रुपए का हो गया है, साथ ही साथ जो डॉलर के सबसे बड़ी मैं कहता हूँ पाकिस्तान की सतह पे जो है पहुंचा है डॉलर, और पाकिस्तान का जो रुपया है वो इतना कम हो गया है, और साथ ही साथ जो है पेट्रोल फिर निदा अभी बढ़ने जा रहा है, क्या पता 30 रुपए फिर अभी जो है बढ़ने का इम्कान है। साथ ही साथ निदा मैं एक और बात आपको बताऊं, जो गरीब तबका, जो मिडिल क्लास का जो तबका है, वो खासतौर पर उनके जो बच्चे हैं वो दूध में गुजारा करते हैं। बच्चे जो है, दूध ऐसी चीज है जो कि बच्चे हर घर में, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, दूध यूज होता है। निदा दूध भी जो है अभी 200 में बिक रहा है, और अभी जो है डेयरी फार्म जो माफिया है उन्होंने भी जो है वो धमकी दे दी है कि 250 रुपए का जो है किलो दूध पहुंच जाएगा, और दूध भी 250 रुपए किलो हो जाएगा। साथ ही साथ निदा एक और मैं आपको बात बताऊं, कराची की खासतौर पर जो इंडस्ट्रियां हैं वो बंद होती नजर आ रही हैं, साथ साथ जो है 1000 से 1500 जो है वो डाउन साइजिंग हो चुकी है मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में, क्योंकि गैस नहीं है। और फैक्ट्री मालिकान से जब हम बात करते हैं तो उनका यही है कहना कि हमें कोई रिलीफ नहीं दिया जाता हुकूमत की तरफ से, हम कैसे अपनी फैक्ट्रियां चलाएं, जिससे डाउन साइजिंग हमें मजबूरी करनी पड़ रही है, क्योंकि हमारे पास अभी चलाने के लिए भी फैक्ट्री जो है वो पैसे नहीं है, और तकरीबन 1000 से 1500 जो है कल डाउन साइजिंग हो गई है मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में। अब निदा ये देखें, एक डाउन साइजिंग उनके ऊपर हो रही है जिनकी तनख्वाह 18,000 20,000 है, जो अपने बेचारे गरीब तबका जो अपना पूरे घर बार देख रहा है वो 18 और 20,000 रुपए में, अब उससे भी वो चला जाएगा। तो निदा फिर स्ट्रीट क्राइम की तरफ हम जो अभी परेशान हैं, हम जो सर पकड़ के बैठ गए हैं, स्ट्रीट क्राइम से बढ़ रहा है, तो निदा स्ट्रीट क्राइम फिर कैसे कंट्रोल होगा जब 1,500 2,000 बंदे डाउन साइजिंग में निकाले जा रहे हैं? तो पुलिस फिर क्या करेगी? पुलिस इतनी पुलिस भी नहीं है कि वो कराची को कंट्रोल करे, और डाउन साइजिंग जिस तरह हो रही है ना, हुकूमत को चाहिए निदा बिल्कुल एक्शन ले, क्योंकि बहुत बुरा हाल हो गया निदा। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान मिज़ान, आपने तफसीलात बताई। तमाम साहब आप क्या कहेंगे, क्योंकि वाकई ये बात तो हकीकत है, महंगाई के बाद बेरोज़गारी कितनी बढ़ती जा रही है। मतलब जिस तरह से इमरान ने बताया कि कितनी फैक्ट्रीज़ है, कितने बेल्स है जो बंद होने जा रही हैं, स्पेशली कराची के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात मतलब खड़ी हो चुकी है। में मसला प्रॉब्लम यही है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको गैस नहीं मिल रही है। आपके नुमाइंदे ने बात की है नुमाइंदे ने, और इस पर 3-4 दिन पहले जो है पूरे जो कराची के रिनाउंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके जो जोन्स के जिम्मेदार हैं, कुरंगी के पेडल बी एरिया के साइट एसोसिएशन का, उन्होंने हाफिज साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जो सिंध में 73% गैस जो है प्रोड्यूस होती है, तो उस पर सबसे पहला हक कराची के लोगों का। बिल्कुल, कराची के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको बिला तातुल गैस मिले, सुई सदरन भी दे, और जो सिंध से जो प्रोड्यूस हो रही है गैस
तो वो भी मिलनी चाहिए, वो जो नहीं मिल रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि शटडाउन हो रही है इंडस्ट्री। आपको पता है कि एनर्जी सेक्टर से चलती है, बिजली इतनी महंगी हो गई है, वो भी पूरी नहीं मिल रही होती। उधर का इंडस्ट्रियल यूनिट इतना बढ़ा दिया है, सागदार साहब ने कहा था 21 रुपए पे हम फिक्स कर रहे हैं, आपको याद होगा जी। लेकिन वो भी फिक्स नहीं हुआ। और अभी जो है 1100 मेगावाट का इन्होंने एक प्रोजेक्ट जो कैनप के साथ किया है, वो भी जो है नेशनल ग्रिड में जाएगी। हमारे यहाँ मसला ये है कि जो ग्रिड है कराची का, जो कि इलेक्ट्रिक को कर रहा होता है, उसकी कैपेसिटी नहीं है। वो जो बिजली प्रोड्यूस होगी वो यहाँ पे भी नहीं मिल सकती। पहले वो नेशनल ग्रिड में जाती है, फिर जो है ओवरलैप होती है, मैपिंग करके फिर आ रही होती है। यही वजह होती है कि जब नेशनल ग्रिड जो है शट डाउन होता है, लिंक डाउन होता है, तो कराची भी शट डाउन में चले जाता है। और जब तक उनको स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, आप देखें पूरा जो जितना भी इंडस्ट्रियल जोन्स है हमारे, चाहे कुरंगी हो, फेडलवेरिया हो, साइट हो, यहाँ पे इतना बुरा हाल है कि स्नैचिंग तो है, लेकिन आप जाती होंगी तो उधर जो है रोड्स नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं मिल रहा है उनको। पानी उनको इतना करोड़ रुपए का पानी खरीदना पड़ रहा है। तो आप मुझे बताएं, तो डाउन साइजिंग नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे जब सर? पानी इंडस्ट्रियल नहीं यूनिट है, नहीं लेकिन चलेगा। मैं वो देखती हूँ जो जमात इस्लामी के जो बैनर्स लगे हुए, नल में पानी नहीं है, लेकिन भाई टैंकर में पहले पानी आप है। जो है इंडस्ट्री को पानी बिल्कुल। देखें। वैसे वाकई बात हकीकत है, जमात इस्लामी ने अगर ये आवाज उठाई है कि टैंकर्स माफिया को कहाँ से मिल रहा है पानी। आपको एक बात, जी जी इंडस्ट्रीज को आप जो है अपने पास बुलाएं, स्टेक जी, होल्डर हैं वो जी। कराची की, बल्कि सिंध के 95% जो रेवेन्यू जो है कराची जनरेट कर रहा होता है। कराची पाकिस्तान में 67% जो है हम शेयर कर रहे हैं। तो इसमें सिंध गवर्नमेंट का भी फायदा है कि अगर वो कराची ओरिएंटेड काम करे, इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है उनको बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। तो आप जो बोल रहे हैं कि डॉलर बढ़ रहा है, डॉलर क्यों बढ़ रहा है? इंपोर्ट्स, आप एलसी खुल नहीं रही है, और जो है उनको पैसा नहीं मिल रहे, उनकी जो है बैंक्स उनको नहीं दे रहे हैं। इंपोर्ट सेक्टर प्रॉब्लम है, एक्सपोर्ट अब शुरू होगी, एक्सपोर्ट सेक्टर में जो ऑर्डर्स लगे हुए हैं, लेकिन जब गैस नहीं होगी, बिजली नहीं होगी, तो वो नहीं होगा। सही बात तो है। आप जो है ज्यादातर आपको पता है कि इंडस्ट्रीज में डेली वेजेस उन्होंने रखी होती हैं, और खवातीन काम कर रही हैं बेचारी, हमारी माएँ बहनें, और वो जिस तरह उनको चिंची रिश्तों में धक्के खाते हुए जाती हैं। यहाँ पे तो आप जो बात बोल रहे हैं, क्या नाम है, तख्ती वाले बाबा की, तो तख्ती वाले बाबा ने 300 सीएनजी बसेस चलाई थी, ग्रीन बसेस, हमारे सफूरा से लेकर और पूरे शहर में चलती थी। तो वो एक जो बड़े एनर्जेटिक आदमी आए, यंग थे, जो माजी में कहते रहे वसीम अख्तर पे जो करप्शन का इल्जाम हमने नहीं लगाया, अभी जो इनके साथ है उन्होंने लगाया था। और जो इशरतुल लिबास साहब हैं, वो तख्ती वाले बाबा जो ये बोल रहे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं हमारे, रहमतुल्लाह खान साहब, इनके जुम्मा ने उनकी तारीफ की है, जो है वसीम अख्तर साहब ने की है कि ये जो है काम जो है नेमतुल्लाह ने किया है। कराची में 33 कॉलेजेस दिए। सिंध आज जो हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर है, फेडरल भी एरिया वाला, इस तरह का पूरा हमने जो है, वो तो एमके उसको क्रेडिट लेती है, लेने तो ले लेना, हम तो कहते हैं सारा क्रेडिट ये ले लें। अच्छा। लेकिन देखिए कोई चीज इनिशिएट कौन करता है? डॉक्टर अब्दुल समद साहब थे, उनका प्रोजेक्ट था वो पूरा, हम तो उस चीज के टीम का हिस्सा थे। उन्होंने तख्ती लगाई थी। तख्ती अब तख्ती तो अभी भी हाफिज साहब ने कहा है भाई तख्तियां आप लगा लें, अभी चाहे इनके नए गवर्नर बने या पुराने, तख्तियां ये लगा लें। हमें कराची वालों ने वोट दिया है, कराची वालों की उम्मीदों का मरकज है हाफिज नईमुर रहमान। तो हम तो ये कहते हैं तख्तियां आप लगाएं, ये लगाएं, लगाएं, शहबाज शरीफ आगे लगा दें, काम कर दें बस, ठीक है। और जो है काम होना चाहिए। और फिर ये जो बात कही है महंगाई का जिन जो है बेकाबू हुआ है, प्राइस कंट्रोल का भी इशू है यहाँ, बिल्कुल। एसएलजीओ में प्राइस कंट्रोल जो है सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास है, ये नईम भाई इस बात की मेरे इंडोर्स करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि छापे कौन मार रहा है? एसी मार रहा है, उसकी टीम मार रही है, ठीक। अभी जो है इन्होंने चक्कियों का, आटा चक्कियों का मसला है कि यहाँ पे वो बोल रहे हैं 105 रुपए आटा बेचो, जब तक उनकी कॉस्ट आती है 130 132 रुपए, वो 130 105 रुपए कैसे बेचेंगे? लाख रुपए के उनको जुर्माने कर रहे हैं, ठीक है। अब वो जो है फिर ऊपर से और पैसे ले रहे होते हैं। तो ये पूरा सिस्टम एक माफियाज है जिसकी वजह से चल रहा होता है। एक टमाटर जो है सब्जी मंडी से निकलता है वो 25 रुपए का है, वही टमाटर अगर एक जगह जो है 40 रुपए का बिक रहा है, वो और वो जो है 100 रुपए का बिक रहा है। इसके अलावा दूध की डेयरी माफिया, इनको पता है कि जो पोल्ट्री और डेयरी जो है वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के वो थी, कभी ये गए ये अपना भैंस कॉलोनी, कभी हाईवे पे जो बनी है इधर गए, ताकि इनके साथ रेगुलेट की जाए चीजें। और जो दूध है, अब लाहौर में दूध सस्ता क्यों हो रहा होता है? उधर तो इतनी कीमत में नहीं है, हमारे कराची वालों के साथ जो है तो ब्लैक में क्यों हो रहा होता है? हमारे यहाँ तो असल में डिमांड एंड सप्लाई का है ना, डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई रोक ली जाती है। अभी रमजान आएगा, रमजान में यही चीज जो है 100 रुपए की है वो 300 रुपए की हो जाएगी। सही बात है। तो असल में रेगुलेटरी नहीं है कोई। कराची के साथ इशू ये है। ओवरऑल महंगाई तो 25% पाकिस्तान में बढ़ी है, और हमारे यहाँ ज्यादातर इम्पोर्ट पे होता है। तो जब डॉलर जो हाइप होगी उसकी और इंक्रीज होगा, तो ऑटोमेटिकली जो हमारी इम्पोर्ट्स वाली है वो तो होगी, और फिर डॉलर की वजह से टमाटर बढ़ा देते हैं।
टमाटर की वजह से बढ़ता गोश्त बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, हर तो चीज वो बढ़ डॉलर जाती है। नहीं, डॉलर से उससे फ्लक्चुएशन का ताल्लुक इस सब्जी से नहीं होता, बिल्कुल वो ये है। लेकिन ये फेडरल गवर्नमेंट का भी काम है कि उस चीज़ को रेगुलेट करे, माफियाज को कंट्रोल करे, जो डॉलर को जो है डंप कर रहे हैं लोगों के, जो है अपने लोगों को भी चाहिए कि डॉलर से ना वो खाएंगे, ना वो खाएंगे। तो और आईएमएफ का जो प्रोग्राम, जब हम गए आईएमएफ के, तो उनके प्रोग्राम को आपने 9th इसका वो रिव्यू हो रहा है, तो जिस तरह भी होगा उसको करें। लेकिन मैं ठीक फिर है। बताऊं, हम यहाँ पे जो बैठे हैं वो कराची ओरिएंटेड बैठे हैं, बिल्कुल तो कराची में जो है ये सारे मसले ज्यादा हैं। अब तो हमारी आबादी आधी गिनी गई है, वसाइल नहीं है, नुमाइंदगी पूरी नहीं है, चाहे हम जीते हैं या दूसरे पीटीआई वाले जीते हैं, एमक्यू वाले जीते हैं, जब नुमाइंदगी पूरी होगी अब जो है, अभी इलेक्शन लड़ेंगे ना, ज़मीन से कहें ज़मीनी का बाइकाट करें। ठीक है 2015 में बाइकाट करते, ठीक है अभी हमारी आबादी जो है आधी गिनी है, और अभी डिजिटल मर्दमशुमारी हो रही है, तो इसमें ये क्या कर रहे हैं, इसमें बढ़नी चाहिए ना आबादी भी, बढ़ जो गिने। हमारे यहाँ होता है कि जो यहाँ पे जो केपीके में लोग रह रहे होंगे, बल्तिस्तान में रह रहे होंगे, रहते हैं यहाँ हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इस्तेमाल करते हैं, वसाइल, पानी, गैस, बिजली और जितने भी हैं, लेकिन उनको गिना वहाँ जा रहा है। बिल्कुल तो हम ये बिल्कुल चाह ठीक। रहे हैं कि जो बंदा जहाँ रह रहा है उसको वहाँ गिन लें, उसके बाद आगे का प्रोसेस। ठीक है जी, नईम साहब आपके पास 1 मिनट है, आप शॉर्टली आंसर कीजिएगा जी। देखिए निदा, सेंसस का जो मसला है वो अभी बताया गया आपको, जब तक आप आबादी को पूरा नहीं गिनेंगे तो इख्तियारात से लेके और आप रेवेन्यू तक कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा ये कि जहाँ तक इशू है महंगाई का, तो महंगाई का जिन तो इस वक्त सबके सामने खड़ा है। बिल्कुल। महंगाई सिर्फ कराची या सिंध में नहीं है, पूरे पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है। सर, अगर आप लेकिन वर्ल्ड वाइड स्पेशली कराची की हम बात और करें तो स्पेशली अगर कराची आप में तो कराची की बहुत बात ज्यादा है। करती हैं तो आपको पता है कि आपकी एक्सपोर्ट नहीं है, इंपोर्ट नहीं है, जितनी भी एफबीआर को फिगर्स जा रही हैं वो सब फिक्टिशियस हैं। तो इंडस्ट्री को गैस नहीं है, 4-4 महीने जब गैस नहीं मिलेगी, 2-2 महीने गैस नहीं मिलेगी, तो डेफिनेटली डाउन साइजिंग होगी और बिजनेस ड्रॉप होगा। ठीक है तो और उसी वजह से स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रही है। तो इन सारी चीज़ों पे बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट हो या सिंध गवर्नमेंट हो, इनको ज़रा सीरियसली सोचना चाहिए इस शहर के बारे में, क्योंकि ये कराची जो है 100 अरब एसआरबी के देता है टैक्स। ठीक है सर, आप लोग हुकूमत का हिस्सा है, ज़ाहिर उनके इत्तेहादी हैं, तो आप लोगों ने इसके ऊपर कोई प्लान तैयार किया है, कुछ किया है आप लोगों ने जी आगे बिल्कुल, कोई हमारी लाइमा तैयार किया है? जो हमारी हाई अथॉरिटीज़ हैं उन ठीक है। पे मुख्तलिफ टाइम में डिस्कशंस हो रही हैं और इंशाल्लाह इस पे प्लान कर रहे हैं कि शहर के लिए कुछ अच्छा मजीद काम किया जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करूंगी आप लोगों का, आप लोगों ने अपना टाइम दिया। नईम साहब आपका शुक्रिया अदा करूंगी, नुमान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने जो है अपना वक्त निकाल के आप लोग आए और मेरे प्रोग्राम में गुफ्तगू की। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान नता सकते हैं इजाज़त, मुझे, मेरे मेहमानों को, मेरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।